समस्या के जो सोपान थे वो उन्हीं का एक चित्रात्मक रूप भी मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है। पहला जो हमारा सोपान है वो है समस्या का चयन, दूसरा है हमारा समस्या को परिभाषित करना, तीसरा अनुसंधान के उद्देश्यों का निर्माण करना, चौथा क्रियात्मक परिकल्पना तैयार करना, पांचवा है अभिकल्प का निर्माण और उपकरणों का विकास करना, छठा है योजना का क्रियान्वयन और उसके पश्चात जो आंकड़े आए प्रदत्त जो आए हमारे उनको विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना और अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार करना। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। तो पहला जो हमारा सोपान है वो है समस्या का चयन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो समस्या जो है, जो समस्या आ रही है और जिस समस्या का आप समाधान करना चाहते हैं उस समस्या का हम चयन करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो इस संबंध में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ये देखते हैं। किसी भी अनुसंधान का सबसे पहला सोपान वह समस्या होती है जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाना है। अतः अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले उस समस्या को समझना चाहिए जिसे वह हल करना चाहता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। दूसरा जो बिंदु है वह है समाधान हेतु की गई समस्त क्रियाएं भी, यानी जब आप समस्या का चयन कर लेंगे तो समस्या के समाधान हेतु जो भी क्रियाएं आप करेंगे उसका संबंध समस्या से होता है। इसलिए समस्या का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जो समस्या है वो किस प्रकार की है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है तथा उस समस्या के कारण क्या है, तब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी समस्या है उसका समाधान का जो संबंध है समस्या से होता है। इसलिए आवश्यक है कि समस्या का विश्लेषण बहुत ढंग से किया जाए। अतः किसी समस्या का समाधान खोजने से पूर्व उस समस्या को भली भांति समझा जाना चाहिए। अगला बिंदु जो है वो ये है कि समस्या ऐसी हो जिसका समाधान आपके अपने हाथ में हो। जैसे शिक्षकों के लिए बच्चों के द्वारा मात्रा पहचानने में गलती, ये शिक्षकों के लिए एक समस्या हो सकती है कि बच्चे जो है मात्राओं की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके हाथ में है और इसका संबंध आपसे भी है, इसका क्षेत्र सीमित है। तो क्रियात्मक शोध के संदर्भ में समस्या ये हो सकती है, न कि कोई अन्य प्रशासनिक समस्या। प्रशासनिक समस्या का संबंध शिक्षक से नहीं होगा, वो प्रशासकों से होगा। इसलिए जब आप एक शिक्षक के रूप में शोध करेंगे तो इस प्रकार की समस्या का समाधान, इस प्रकार की समस्या का चयन करें जिसका संबंध आपके कक्षा से, आपके शिक्षण गतिविधियों से, आपके शिक्षण की जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियाँ उनसे हो, या बच्चों से संबंधित समस्याएं हों, उनका चयन आप करें जिनका समाधान खोजने की क्षमता और साधन आपके पास उपलब्ध है। अर्थात शैक्षिक समस्या को अनुसंधान का आधार बनाया जा सकता है। समस्या का वर्णन करते समय उस समस्या को कैसे, कब, कहाँ, कौन, क्या, क्यों आदि पर गौर करना चाहिए कि समस्या कैसे उत्पन्न हुई, ये समस्या कब उत्पन्न हुई, इस समस्या का मूल कहाँ है, किन लोगों से संबंधित है, वगैरह वगैरह का ध्यान आप रखें। समस्या शिक्षक के द्वारा स्वयं पहचानी गई हो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस समस्या को आपने पहचाना हो, यानी आपके शिक्षण के दौरान, आपके काम के दौरान जो समस्याएं आती हैं वही समस्याएं जो है क्रियात्मक अनुसंधान का विषय हो सकती हैं, न कि किसी अन्य द्वारा सुझाई गई। अर्थात कोई ऐसी समस्या जिससे शिक्षक ने अपना कार्य करते हुए महसूस न किया हो, बल्कि किसी और ने बताया तो वो नहीं चलेगी, बल्कि ऐसी समस्या जिसे आपने अपना कार्य करते हुए महसूस किया हो और ये पाया हो कि समस्या का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपने देखा होगा कि एक शब्द जो है व्यवहारिक समस्याएं, वो बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधानों का अभिप्राय उन अनुसंधानों से है जिनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थानों की व्यवहारिक समस्याओं का हल खोजना होता है। तो ये व्यवहारिक समस्याएं जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम जब किसी भी प्रकार का क्रियात्मक अनुसंधान जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें उस व्यवहारिक समस्या का चयन करना पड़ेगा जिस पर अनुसंधान करते हुए जिसका निदान हम करना चाहते हैं या जिसके निदान का हल हम खोजना चाहते हैं। तो ये व्यवहारिक समस्याएं क्या होती हैं या ये किस प्रकार की हो सकती हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। फिर हम चलेंगे डेफिनेशंस के ऊपर। तो व्यवहारिक समस्याएं क्या होती हैं उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। ये देखिए, जैसे एक व्यवहारिक समस्या यहाँ आपके सामने है जो कक्षा से संबंधित है कि 3, 4 और 5 अंकीय संख्याओं में
1, 2 और 3 अंकीय संख्याओं से भाग ना दे पाने की समस्या। तो ये एक समस्या है कि बच्चे जो 3 और 4 और 5 अंकों की जो संख्याएं हैं उनमें भाग नहीं दे पा रहे हैं 1, 2 और 3 अंकों की संख्याओं का। तो ये एक प्रकार की व्यवहारिक समस्या है जो शिक्षक के सामने उपस्थित है। तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ये ढूंढने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे। इसी प्रकार से एक समस्या और देखते हैं। ये देखिए कि कक्षा 4 के छात्रों में अंग्रेजी शब्दों के गलत उच्चारण की समस्या का अध्ययन। यानी कक्षा 4 के जो छात्र हैं किसी विद्यालय के, उनमें अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनका जो दुरुस्त उच्चारण होना चाहिए था, सही प्रोनाउंसिएशन जो होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है, और ये एक समस्या है। तो इस पर एक शोध किया जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाएगा और पता किया जाएगा कि इसको जो गलत उच्चारण की समस्या है इसके कारण क्या है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। इसी तरह से आप देखें एक और समस्या देखें। राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेलीवाला डोईवाला देहरादून के कक्षा 6 के कुछ बच्चों में ज्यामितीय आकृतियों, ज्योमेट्रिकल जो आकृतियां होती हैं, उनके कोणों के प्रकार और कोणों के प्रकार की समझ विकसित नहीं हो रही है उनमें, और उनका मापन वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रकार की समस्या है कि जो कोण है, विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय आकृतियों के कोण जो है वो पहचान नहीं पा रहे हैं इन कोणों को, और उनका जो है मापन भी वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। एक समस्या ये देखें कि कक्षा 6 के बच्चों को मानचित्र जो मैप है उससे संबंधित दिशा और रूढ़ चिन्हों तथा भारत के मानचित्र में विभिन्न राज्यों की स्थिति की जानकारी न होने की एक समस्या है कि बच्चे जो मानचित्र देखते हैं तो उसमें मानचित्र से संबंधित एक तो वो दिशा नहीं देख पाते एक मानचित्र में कि दिशा कैसे देखी जाती है, किस दिशा में क्या चीज है, और जो रूढ़ चिन्ह है, जिन चिन्हों का प्रयोग मानचित्र में किया जाता है वो उसको भी वो वाकिफ नहीं है उससे भी, और भारत के मानचित्र में जो राज्यों की स्थिति है उसको भी वो सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो समस्या है क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से जो है इस समस्या का हल, इस समस्या का समाधान, इस समस्या का निदान खोजने की कोशिश की जा सकती है। एक और देखें, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजबपुर कला प्रथम के कक्षा 4 के बच्चों के लेखन कार्य में मात्राओं की त्रुटियां, ये देखें मात्राओं की त्रुटियां एक समस्या है। तो इस समस्या का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है। एक समस्या ये देखें कि बच्चों में शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक न होने की समस्या। ये पीटीआई से संबंधित, शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक है उससे संबंधित समस्या है। तो वो टीचर जो शारीरिक शिक्षा या स्वास्थ्य शिक्षा का शिक्षण करता है, कक्षा शिक्षण, तो वो उसके समक्ष समस्या आ सकती है, और वो इस समस्या का समाधान करने के लिए यानी शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अनुसंधान कर सकता है कि किस प्रकार से हम बच्चों को शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक कर सकें, सजग बना सकें, और उनमें जो है शारीरिक स्वच्छता की ललक पैदा हो सके कि वो शारीरिक रूप से स्वच्छ रहना सीख लें। एक समस्या ये भी हो सकती है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवाजी नगर स्कूल के परिसर में स्वच्छता न होने की समस्या, यानी परिसर में, विद्यालय के परिसर में स्वच्छता न होने की समस्या। तो ये समस्या प्रशासनिक स्तर की भी हो सकती है, क्योंकि ये समस्या किस प्रकार की है ये तो वो विद्यालय जान सकता है कि जो स्वच्छता विद्यालय में या परिसर में स्वच्छता नहीं है उसके क्या कारण है। क्या विद्यालय में सफाई कर्मी नहीं है, और सफाई कर्मी नहीं है तो स्वच्छता जो है वो किस प्रकार से बरकरार रखी जाती है, या फिर सफाई कर्मी होने के बावजूद स्वच्छता नहीं है, बच्चे कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, उसकी वजह से गंदगी होती है। तो ये समस्या का जो है समस्या के हर पहलू को हम देखते हैं, और समस्या का जो है हम इसीलिए जब कोई भी क्रियात्मक शोध करते हैं तो उस समस्या का पूरा विश्लेषण करते हैं कि समस्या के संभावित कारण क्या है, क्योंकि जब तक कारण पता नहीं होंगे तब तक हम निवारण की दिशा में अपना कदम नहीं बढ़ा सकते। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है, और इस समस्या को लेकर हम क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। एक और व्यवहारिक समस्या देखें कि विद्यालय में दैनिक गतिविधियों के संचालन में आ रही परेशानियों के निवारण हेतु छात्र समूह का निर्माण किया जाए, और छात्र समूह
जो है वो उनका निर्माण करके इस समस्या का निवारण करें। विद्यालय में जो आप देखते हैं कि दैनिक रूप से बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, प्रार्थना सभा से ये गतिविधियां शुरू होती है। जैसे प्रार्थना सभा में भी आप देखें प्रार्थना का जो संचालन है वो बच्चों के माध्यम से करवाया जाता है। उसमें भी कुछ बच्चे सुविचार प्रस्तुत करते हैं, कुछ बच्चे समाचार प्रस्तुत करते हैं, कुछ बच्चे जो है साहित्यिक गतिविधियां करते हैं, कविता या कोई कहानी, छोटी लघु कथा वगैरह सुनाया करते हैं। और फिर प्रॉपर तरीके से लाइन में बच्चे आएं, ऑटोमेटिक लाइन में खड़े हो जाएं और बड़ी शालीनता से खड़े हों और प्रार्थना में अनुशासन बना रहे और उसके पश्चात लाइन से अपनी कक्षाओं में चले जाएं। तो ये प्रार्थना सभा भी एक प्रकार की दैनिक गतिविधि है। इसी के साथ साथ विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता है, सांस्कृतिक गतिविधियां भी इसमें सम्मिलित हैं। तो बहुत सारी जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को प्रॉपर तरीके से संचालित कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक उपाय इन्होंने सोचा है कि छात्र समूहों का, बच्चों का खुद का ग्रुप बना दिया जाए और ग्रुप बनाकर उनको प्रभारी बना दिया जाए। तो शायद इन दैनिक गतिविधियों को प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है कि भाई सफाई प्रभारी, सफाई के लिए एक कमेटी बना दी जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक कमेटी बना दी जाए और प्रार्थना सभा के लिए एक कमेटी बना दी जाए। इस प्रकार छात्रों का समूह बनाएं और समूह बनाकर छात्रों के माध्यम से इन गतिविधियों को कैसे हम बेहतर तरीके से संपन्न करा सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्रियात्मक अनुसंधान का विषय हो सकता है। हमारा दूसरा बिंदु है समस्या को परिभाषित करना, यानी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स। तो जब समस्या का पता लग जाता है तो उस समस्या को परिभाषित किया जाता है तथा समस्या क्यों उत्पन्न हुई और उसके कारण क्या हैं इसका उल्लेख किया जाता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। उदाहरण के लिए वर्तनी वाली समस्या को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं कि अधिकतर लड़के लिखने में अशुद्धियां करते हैं, यानी जो हमारी समस्या है उसको हम भली भांति पूरी अच्छी तरह से जो है उसको डिफाइन करेंगे जब हम इसको लिखेंगे और बताएंगे कि समस्या वास्तव में है किस प्रकार की। जैसे वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या करते हैं, बच्चे के बीड़ी को बीड़ी लिख देते हैं या फूल को फूल लिखते हैं। एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए आपके विद्यालय के बच्चे इस प्रकार की गलतियाँ करते हैं, तो उसको जो है आप समस्या को जब आप परिभाषित करेंगे तो उसमें इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे, ताकि जब आप एनालिसिस करें तो आपको पता चल जाए कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के पश्चात इस क्रियाविधि के पश्चात जो है ये जो समस्या थी फूल को फूल लिखने की या बीड़ी को बीड़ी लिखने की, वो ठीक हुई या नहीं हुई। इसके पश्चात बिंदु संख्या 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता है। एक कक्षा, एक विद्यालय, बस अमूमन इतना ही। तो एक विद्यालय या विद्यालय में भी एक विद्यालय की कोई स्पेसिफिक कक्षा में भी स्पेसिफिक बच्चे भी हो सकते हैं या पूरी कक्षा भी हो सकती है। तो समस्या का जो सीमांकन है वो करना बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आइए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत समस्या के उस क्षेत्र का वर्णन किया जाता है जिसके भीतर रहते हुए आप अनुसंधान कार्य करेंगे। यानी जब आप अनुसंधान प्रारंभ करते हैं और शुरू करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्षेत्र क्या है, किन लोगों पर आपका अनुसंधान करने वाले हैं, वो जनसंख्या कितनी है वगैरह। जैसे मान लीजिए कक्षा 5 के बच्चों पर आप अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें 30 बच्चे हैं, तो आपकी जो समस्या का जो सीमांकन है, जो डिलिमिटेशन है, वो उन 30 बच्चों तक ही है। आप उनसे आगे या उस कक्षा से आगे नहीं जाएंगे, अपना शोध कार्य उन कक्षा के बच्चों पर ही पूर्ण करेंगे। अर्थात आपको अपनी सामर्थ्य तथा उपलब्ध संसाधन आदि को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान के क्षेत्र का सीमांकन करना होता है। इस बात को आप इस उदाहरण से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर कोई शोध कर रहे हैं। अब आपको ये मालूम है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां तो बहुत सारी पाठशालाओं में, शहर भर की बहुत सारी पाठशालाओं में होंगी, बल्कि पूरे राज्य की पाठशाला में होगी। तो बहुत सारे पाठशालाओं के छात्र ये गलती कर सकते हैं, लेकिन उन सब तक पहुंचना और उन सब पर शोध करना और उन सब पर जो आप एक्शन प्लान बना रहे हैं कि मैं इस विधि के माध्यम से उनकी बच्चों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ दूर कर दूंगा, तो वो पूरे राज्य की या पूरे ज़िले की या पूरे शहर के स्कूलों में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपका जो है प्रॉपर नहीं रहेगा कि आप उन सब बच्चों को भी इसमें शामिल करें। लेकिन आप सभी पाठशालाओं के सभी छात्रों के अशुद्धियों का संशोधन कर सकें, ये संभव नहीं है। लेकिन ये संभव है कि आप अपनी समस्या का समाधान जो है वो करने के लिए अपनी पाठशाला के और अपनी पाठशाला में भी किसी विशिष्ट कक्षा के बच्चों को चुनें।
तो ये जो क्षेत्र है, ये इसकी सीमा जो है बहुत बड़ी है, और इसकी सीमा बड़ी होने की वजह से जो है न तो हमारे पास इतने संसाधन है, ना हमारे पास इतना समय है, ना हमारे पास जो है वो मतलब इस प्रकार के सामर्थ्य है कि पूरे ज़िले में या स्कूल, सभी शहर भर के सभी स्कूलों में जो है हम इस समस्या का, वर्तनी संबंधी समस्या को संशोधन कर सकें या निदान कर सकें। इसलिए इसको हम चुनेंगे नहीं, तो हम सीमांकन करना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार से हम अपने शोध के लिए जो है वो सीमांकन करते हैं और क्षेत्र का, और जिस पर हम अपना शोध करने वाले हैं उसका लिमिटेशन करते हैं। अपनी पाठशाला में भी यदि बहुत सी कक्षा हैं तो ये संभव नहीं है कि आप सभी कक्षाओं में सभी छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर कर सकें। ये भी बहुत बड़ा काम है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी कक्षा या कुछ सीमित कक्षाएं ही लेनी पड़ेंगी, और इस सोपान के अंतर्गत उस पाठशाला और कक्षा का उल्लेख करना होगा जिसमें आप अपना अनुसंधान कार्य करेंगे। यानी आप ये लिखेंगे इस पे साफ तौर पर कि मैं इस पाठशाला का हूँ और इस पाठशाला में अनुसंधान कर रहा हूँ, उसमें भी इस कक्षा के बच्चों पर और इतनी संख्या वाले बच्चों पर, मैं 20 बच्चों पर, 25 बच्चों पर अपना अनुसंधान करूंगा। तो कुल मिलाकर ये सारी जो चीजें कहलाती हैं, ये कहलाती हैं सीमांकन। तो समस्या का चयन और समस्या का विश्लेषण करने के पश्चात आप उसका सीमांकन करेंगे। चौथा बिंदु यह है कि समस्या के जो संभावित कारण है उनका हम पता लगाएंगे और उन कारणों का विश्लेषण करेंगे। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, फिर भी इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस सोपान के अंतर्गत समस्या के विभिन्न कारणों पर विचार किया जाता है तथा समस्या के सबसे प्रमुख कारण का चयन किया जाता है। किसी भी समस्या के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक समस्या एक ही कारण की वजह से हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारण प्रमुख हो सकते हैं, कुछ कारण गौण हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम वर्तनी संबंधी अशुद्धि की बात करें तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि बच्चों की वर्तनी शुद्ध क्यों नहीं है। उदाहरण के लिए एक कारण ये हो सकता है कि बालकों का खुद का उच्चारण शुद्ध नहीं है। ग्रामीण परिवेश में या घरों में या विद्यालयों में जब हम देखते हैं तो जो भाषा बोली जाती है, बोलियां बोली जाती हैं, उसमें उच्चारण शुद्ध नहीं होता। जब उच्चारण आपका शुद्ध नहीं होगा, यानी शब्दों को आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे, तो ये बहुत मुमकिन है कि आप जब कॉपी में उनको लिखेंगे या कहीं कागज पर उन शब्दों को लिखेंगे तो जैसा उच्चारित कर रहे हैं वैसा ही लिखने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां सामने आएंगी। तो एक कारण हो सकता है बालकों का अशुद्ध उच्चारण। दूसरा कारण हो सकता है उच्चारण पर स्थानीय प्रभाव। ये भी बहुत होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं और शब्दों को भी जो है अलग अलग ढंग से उच्चारित किया जाता है। तो ये स्थानीय प्रभाव के कारण भी उच्चारण खराब हो सकता है, और जब उच्चारण खराब होगा तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ऑटोमेटिक आएंगी। एक कारण ये हो सकता है कि वर्तनी संबंधी जो नियम है उन नियमों से बच्चों का अनभिज्ञ होना, लिखने के जो नियम है उससे अनभिज्ञ होना, उस वजह से भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां आ जाती हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है कि शिक्षक जो है उनका खुद का ज्ञान पूर्ण नहीं है, वो नहीं जानते कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को हम दूर कैसे करें। या ये भी हो सकता है कि शिक्षकों में स्वयं वर्तनी संबंधी या उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हों। तो कोई भी कारण हो सकता है। तो इन कारणों को देखने के बाद हम जब ये जो समस्या थी उसके कारणों का जब हमने विश्लेषण किया था, हमारे पास ये कारण आए। अब क्या करेंगे, इन कारणों पर वापस विचार करेंगे और देखेंगे कि इनमें सबसे प्रमुख कारण कौन सा है जिसका निवारण करने के पश्चात ये समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी। क्योंकि जितने भी कारण हैं प्रत्येक कारण के लिए हमें जो है वो अलग अलग प्रयास करने पड़ेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई ऐसा कार्य करें कि एक ही एक्शन प्लान के माध्यम से चारों जो कारण हैं उन कारणों का निवारण कर दें और बच्चों के वर्तनी जो संबंधी शुद्धियां वो ठीक कर दें। इसलिए ये जरूरी है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे प्रमुख कारण है उसका चयन करेंगे। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आता है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस बनाना। यानी जो आप रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च में जो आप एक्शन करेंगे, जो आपका एक्शन प्लान होगा, जो क्रियाविधि करेंगे, उसके परिणाम क्या आएंगे इसके बारे में परिकल्पना करना। दो प्रकार की परिकल्पना हम करते हैं कि हमारी जो क्रियाविधि है जिसके माध्यम से हम समस्या का समाधान कर रहे हैं, या तो समस्या का समाधान हो जाएगा या समस्या का समाधान नहीं होगा। दो परिकल्पनाएं हमें करनी है। इस संदर्भ में देख लेते हैं हम क्रियात्मक परिकल्पना के अंतर्गत हम परिकल्पना करते हैं कि चयनित समस्या के निम्न कारण हो सकते हैं तथा समस्या का इस प्रकार से निवारण होगा। उदाहरण के लिए हम छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए
कई क्रियाएं अपना सकते हैं। इस हेतु निम्न क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे पहले अगर शिक्षक संबंधी जो हम समस्या हमने देखे थे कि भाई शिक्षकों का खुद का उच्चारण ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम कार्य योजना बना सकते हैं कि पहले शिक्षकों द्वारा की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपलब्ध साधन सुविधाओं के अनुसार शिक्षक संगोष्ठियों का आयोजन करें। एक ही पाठशाला के सभी शिक्षक एक साथ बैठकर इस पर विचार करें और अपनी अशुद्धियों को पहले ठीक करें। जब उनकी अशुद्धि ठीक हो जाएंगी तो बच्चों की भी अशुद्धियां ठीक हो जाएंगी। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि विद्यार्थियों की जो सामान्य अशुद्धियां हैं, अर्थात उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्राय अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा की जाती हैं, सामूहिक कार्यक्रम चलाएं सब टीचर्स मिलकर, और इस कार्यक्रम में उन्हें वर्तनी संबंधी नियमों से बच्चों को अवगत करा दें कि वर्तनी के नियम ये हैं। तो अगर वर्तनी संबंधी नियमों की जानकारी के अभाव में समस्या है, गलतियां हो रही हैं वर्तनी की, तो इस प्रकार का कार्यक्रम चला के हम उनको उनकी जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां उसको दुरुस्त कर सकते हैं। और अगर विद्यार्थियों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कुछ और प्रकार की हैं, तो एक काम हम और कर सकते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो अलग अलग रूप से जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां की जा रही हैं, तो उनको अलग अलग ढंग से ही व्यक्तिगत रूप से यानी विद्यार्थियों को बताएं। एक एक विद्यार्थियों को उसकी स्पेसिफिक जो गलतियां वो उससे अवगत कराएं और उनको हम ठीक कराएं। ये भी हमारा तरीका हो सकता है। तो इन तरीकों को अपनाने के बाद समस्या ठीक हो सकेगी या समस्या ठीक नहीं होगी, ये बात लिखना क्रियात्मक परिकल्पना कहलाता है। अभिकल्प निर्माण और उपकरणों का विकास। इस सोपान के अंतर्गत आप उन सभी बातों पर विचार कीजिए जिनके द्वारा आप अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन कर सके। सबसे पहले तो जब हम समस्या का मूल्यांकन करेंगे तो उस समस्या के मूल्यांकन के लिए हम क्या करते हैं, प्री टेस्ट लेते हैं। ऐसे मौखिक रूप से कहने से समस्या समझ में तो आ जाती है कि समस्या, मान लीजिए आपने कहा वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, बच्चे करते हैं, तो बात समझ में आ गई कि बच्चे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां तो करते हैं, लेकिन इस समस्या की प्रकृति क्या है, किस प्रकार के शब्दों में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो रही हैं और इस समस्या का विस्तार कितना है, इस समस्या की गहराई कितनी है, इस समस्या का क्षेत्र कितना है, बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, किस प्रकार की गलतियां करते हैं, ये सारी चीजें सिर्फ मौखिक रूप से बताने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा, जब हम शोध करेंगे तो हमें आंकड़े भी चाहिए होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक प्री टेस्ट का आयोजन करते हैं, यानी हम लिखित रूप में या और किसी भी प्रकार से मौखिक रूप से, लिखित रूप से, निरीक्षण के द्वारा, साक्षात्कार के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम जब प्री टेस्ट लेते हैं और जो समस्या है उस समस्या की प्रकृति और उस समस्या की इंटेंसिटी को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम उसके लिए जिन टूल्स का प्रयोग करते हैं उसे हम उपकरण कहते हैं। अब ये किसी प्रकार का साक्षात्कार भी हो सकता है, किसी प्रकार का जो प्रश्नावली भी हो सकती है। तो ये जो प्रश्नावली के माध्यम से अगर हम कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे उपकरण। तो हम जो जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, पहले तो मूल्यांकन के लिए करते हैं, प्री टेस्ट के लिए। फिर जब हम अपना जो हमारी समस्या है, उस समस्या का समाधान का जो उपाय था, उस उपाय को लागू करने के पश्चात जब हमें वापस से मूल्यांकन करना होता है कि जो समस्या थी हमारी उसका निवारण कितना हुआ या कितना नहीं हुआ, उसको जांचने के लिए फिर हम जो है वो मूल्यांकन करते हैं। उसके लिए फिर हम किसी प्रकार की प्रश्नावली या टूल का उपयोग करते हैं। तो ये दो जगह जो है हमें उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक तो प्री टेस्ट में और एक पोस्ट टेस्ट में। तो ये चीजें भी उपकरण कहलाती हैं। इसके साथ साथ जब आप कोई समस्या लेकर और उसका समाधान कर रहे हैं तो उसके समाधान के दौरान भी जिन चीजों का आप प्रयोग करते हैं वो भी उपकरण में सम्मिलित है। जैसे आपने चार्ट का प्रयोग किया या कोई वीडियो आप बच्चों को दिखा रहे हैं, ऑडियो दिखा रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी हमारी उपकरण होंगी। तो ये आपको पहले से तय करना पड़ेगा समस्या की प्रकृति और इंटेंसिटी के हिसाब से कि उस समस्या को ठीक करने के लिए किन उपकरणों की, किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उपकरण का जब आप निर्माण करेंगे तो उपकरण के निर्माण के संबंध में किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है उसको देख लेते हैं। अनुसंधान समस्या से संबंधित परिकल्पना की रचना के पश्चात, रचना जब हमने कर ली, परिकल्पना उसकी परिकल्पना जब हमने कर ली है अपनी समस्या की, उसके पश्चात परीक्षण के लिए आवश्यक तथा तर्क संगत आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है। आंकड़ों का संकलन हम करेंगे और इसी की बुनियाद पर हम ये पता लगाएंगे कि हमारा शोध कितना कामयाब रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रयुक्त साधन को हम क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं। ये बात हमने पहले बता दी। तो इसके लिए हम ये उपकरण डेवलप करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या
न्यायादर्श व जनसंख्या को ध्यान में रखकर उपयोगिता अनुसार उपकरणों का निर्माण किया जाता है। यानी जब हम उपकरण बनाते हैं तो एक तो समस्या को हम ध्यान में रखते हैं कि समस्या किस प्रकार की है और उसका डेटा हम किस प्रकार से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा न्यायादर्श और जनसंख्या यानी कितने लोगों पर हम अपना शोध कर रहे हैं, उस हिसाब से भी हम अपना उपकरण बनाते हैं। एक उदाहरण से इसको समझिए। मान लीजिए आप कक्षा 6 के 20 विद्यार्थियों पर शोध कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कितनी है, क्या है। तो आप उनसे एक सुलेख लिखवाकर ये जान सकते हैं कि उनकी जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां वो किस प्रकार की हैं। सुलेख आपका उपकरण हो सकता है, या फिर आप कोई प्रश्नावली बनाकर उनको दे सकते हैं जिसके माध्यम से, जिनके उत्तर देकर और जिसके माध्यम से आप उनका इंटेंसिटी और प्रकृति जान सकते हैं कि इसकी जो समस्या है वो किस प्रकार की और कितनी है। इसी तरह से कोई शोध ऐसा है जो जिसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा है। मान लीजिए आपके स्कूल में 10 कक्षाएं हैं, पहली से 10वीं तक, और पहली से 10वीं तक के सभी बच्चों को आपने शोध में शामिल किया है। तो उन सभी को, इतने सारे बच्चों को प्रश्नावली देना मुमकिन नहीं होता, लेकिन आप प्रश्नावली के माध्यम से काम करना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म डेवलप कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म डेवलप करके और गूगल फॉर्म के माध्यम से भी आप जो है आंकड़े या डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये आपका जो उपकरण का निर्माण है वो इस बुनियाद पर आप करेंगे कि आपकी वास्तव में समस्या क्या है और उसका न्यायादर्श या जनसंख्या कितनी है। न्यायादर्श अगर बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचना है, तो आपको अलग प्रकार के उपकरण बनाने पड़ेंगे, और अगर कम लोग हैं तो उसके लिए अलग उपकरण बनाने पड़ेंगे। और समस्या किस प्रकार की है उसका पता आप कैसे लगाएंगे, उसका मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी आपको उपकरण बनाने पड़ेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान में उपकरण प्रश्नावली हो सकती है, सर्वेक्षण सर्वे हो सकता है, अवलोकन हो सकता है, किसी प्रकार का साक्षात्कार हो सकता है, अनुसूची हो सकती है, अनुश्रवण हो सकता है, पर्यवेक्षण हो सकता है, और अनुभवों का संयोजन और निरीक्षण ये भी जो है आपका इस स्वरूप में भी हो सकते हैं। तो ये जो है हमारे उपकरण के प्रकार हैं। उपकरण के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए कि उपकरण में उत्तरदाता को ज्यादा लिखना ना पड़े। आप ऐसे सवाल ना पूछें जो दीर्घ उत्तरात्मक हो। इस प्रकार के सवाल उत्तर देने वाले को भी डिमोरलाइज करते हैं और अनिच्छा भी पैदा करते हैं, और उसमें जितना ज्यादा वो लिखेगा तो उसमें उतना ही ज्यादा संशय फिर उत्पन्न होता है। इसके अलावा जिससे आप सवाल पूछ रहे हैं उसके मन की स्वाभाविक बात निकल आए, ये भी बहुत जरूरी होता है। बनावटी बात ना है, झूठी बात ना है। तो इस प्रकार से सवाल पूछें ताकि जो सच्चाई है और हकीकत है वो सामने आ सके, और उपकरणों से प्राप्त होने वाले तथ्य विश्वसनीय हो। इस प्रकार के सवाल हों कि जो आप तथ्य प्राप्त कर रहे हैं वो विश्वसनीय हो, वैध हो, वस्तुनिष्ठ हो। ये बहुत जरूरी है। उपकरण लिखित, मौखिक, भौतिक, सूक्ष्म परिकल्पना की आवश्यकता व न्यायादर्श की पूर्ण क्षमता के अनुसार होना चाहिए। मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, भौतिक हो सकता है, और सूक्ष्म परिकल्पना की जो आवश्यकता है, आपने जो परिकल्पना की है उसकी आवश्यकता के अनुसार भी होना जरूरी है, और न्यायादर्श की क्षमता के अनुसार भी होना चाहिए कि न्यायादर्श जितना बड़ा है तो उस हिसाब से आपका टूल हो, और न्यायादर्श अगर छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका टूल होना चाहिए। तो ये उपकरण निर्माण जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके पश्चात आता है विश्लेषण यानी एनालिसिस। इस सोपान के अंतर्गत समस्या के समाधान हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयासों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें सांख्यिकी गणना के आधार पर आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि आपके द्वारा छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के सुधार में क्या और कितना परिवर्तन आया, या जिस संबंध में भी आपने शोध किया था उस संबंध में कितना सुधार, कितना डेवलपमेंट आया और समस्या किस हद तक कम हुई है। तो ये हम जो है जो हमारे आंकड़े आ जाते हैं उस आंकड़ों का विश्लेषण करके हम इस बात का पता लगाते हैं। और अंत में हम अपने आंकड़ों के एनालिसिस के पश्चात निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयासों के पश्चात जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं उसका उल्लेख किया जाता है। इसके साथ ही अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर सुझाव भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी, जो हमारी हाइपोथेसिस थी या परिकल्पना थी, वो सही साबित हुई या वो परिकल्पना हमारी शून्य साबित हुई, गलत साबित हुई। यानी किसी प्रकार का परिवर्तन हमारे उस प्रयास से नहीं हुआ तो वो शून्य परिकल्पना सच हुई, और अगर हमारा प्रयास जो हमने किया था उससे जो है अपेक्षित सुधार हुआ है, समस्या का अपेक्षित निदान हुआ है, तो वो हमारी पहली वाली परिकल्पना या दूसरी परिकल्पना जो भी हमारी पॉजिटिव परिकल्पना थी वो सही सिद्ध हुई। तो इस प्रकार ये जो हमारी क्रियात्मक अनुसंधान है उसके ये 8 सोपान है, और इन 8 सोपानों के तहत
जो है वो हम कोई भी अनुसंधान करते हैं। लास्ट में एक चीज यहाँ रह गई थी कि अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार करना। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अनुसंधान हो जाएगा उसको लिखित रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। उसमें डाटा भी प्रस्तुत करते हैं, आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं, ग्राफ और चार्ट भी दिए जा सकते हैं, और जितनी कैलकुलेशंस हमने की वो कैलकुलेशंस भी इसमें इसके तहत हम देते हैं। और लास्ट में जो है हम बिब्लियोग्राफी भी दे देते हैं कि हमने किन किताबों का अध्ययन किया, और साथ में वो भी दे देते हैं जो हमारे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट हमने लिए, वो भी दिए जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा अनुसंधान जो है क्रियात्मक अनुसंधान पूर्ण होता है।